ऑटो इनकोडर्स के थ्रू अनसुपरवाइज लर्निंग और ऑटो इनकोडर्स के थ्रू इमेज इन्हांसमेंट की कुछ एग्जांपल को इस टॉपिक में हम सीखने की कोशिश करेंगे और उन्हें पाइथन में इम्प्लीमेंट करके उन्हें चला के देखेंगे कि ऑटो इनकोडर्स किस तरह से काम करते हैं। इन एग्जांपल्स के लिए अगेन हम गूगल कोलैब का सहारा लेंगे। तो आइए गूगल कोलैब पे जाके इन एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं। हम colab.google पे चले गए, यहाँ पे हम ओपन कोलैब करते हैं, फिर हम अपनी जो एग्जांपल्स हैं उन्हें अपलोड करते हैं। ये एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। पहली एग्जांपल्स के अंदर हम सिंपल एमनेस के डेटा सेट पे ऑटो इनकोडर को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद दूसरी एग्जांपल में हम ऑटो इनकोडर से इमेज इन्हांसमेंट करेंगे। तो इस पहली एग्जांपल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये एग्जांपल्स यहाँ लोड हो गई है। इस एग्जांपल्स को बनाने के लिए towardsdatascience.com के ऊपर जो एग्जांपल है उसका सहारा लिया गया। सबसे पहले हमने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी विच इज़ टेंसरफ्लो केरास। तो केरास हम इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स को टेंसरफ्लो में बना सकें। यहाँ पे हम चूँकि एमनेस का डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं जो 0 to 9 डिजिट्स का डेटा सेट है, तो हमने केरास के डेटा सेट में से एमनेस का डेटा सेट इंपोर्ट करवा लिया है। हम यहाँ पर जो एग्जांपल बनाएंगे उसमें हम एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और उस फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होंगी, जैसे कि उसके अंदर डेंस लेयर होगी, उसके अंदर इनपुट लेयर होगी, इसी तरह से उसके अंदर रीशेप भी हमें यूज़ करना होगा, लीकी रीलू का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना होगा जो बेसिकली RL के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी तरह ड्रॉप आउट्स और मुख्तलिफ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। उन सब को हमने टेंसरफ्लो की लेयर्स में से इंपोर्ट करवा दी। इन सारी लेयर्स का सहारा लेते हुए हम एक ऑटो इनकोडर बनाएंगे। इन सारी लेयर्स को जोड़ के मॉडल बनाने के लिए हम मॉडल और सीक्वेंशियल का सहारा लेंगे, जिसे हमने टेंसरफ्लो के रास्क मॉडल्स में से इंपोर्ट करवा लिया है। अगेन प्लॉटिंग के लिए मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करवा लिए ASPLT और डिस्प्ले के लिए हमने IPython में से डिस्प्ले को भी इंपोर्ट करवा लिया और अगेन numpy एज np इंपोर्ट करवा ली। तो इंपोर्ट्स हम अपने एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब पहली लाइन ऑफ इंपोर्ट से हमें एमनेस के अंदर डेटा सेट मिल गया। तो एमनेस के डेटा सेट को यहाँ हम लोड करते हैं और लोड करते वक्त हमें एमनेस के ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स मिल जाएंगे। तो इस लाइन से एमनेस का डेटा सेट लोड हो जाएगा और उसके ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स मिल जाएंगे। चूँकि इमेजेस पर्टिकुलरली एमनेस इमेजेस ग्रे स्केल इमेजेस हैं और इमेजेस के अंदर पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 तक होती है, सो हमने अपने डेटा सेट को नॉर्मलाइज कर लिया बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वजह से हमने हर सैम्पल को 255 से डिवाइड कर लिया ताकि हर सैम्पल 0 से 1 की रेंज में आ जाए। लोडिंग और नॉर्मलाइजेशन के बाद हम कुछ सैम्पल्स को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो हम ट्रेनिंग का फर्स्ट सैम्पल प्लॉट करें जो 5 डिजिट है। इसी तरह से ट्रेनिंग का हम सैम्पल नंबर 10 प्लॉट करके देख लेते हैं, ये डिजिट 3 है। इसी तरह से ट्रेनिंग का सैम्पल नंबर 100 प्लॉट करके देख लेते हैं, ये अगेन लुक्स लाइक अ 5 डिजिट बट इट्स अ हैंड रिटन डिजिट, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं। ये सैम्पल नंबर 90 इज डिजिट 6 एंड सो ऑन। अब हम और एक ऑटो इनकोडर बनाते हैं। अब ऑटो इनकोडर में दो पार्ट हैं, एक इनकोडर का पार्ट है और एक डिकोडर का पार्ट है। तो हमें ये फैसला करना है कि जब हम इनकोड करेंगे और लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन की लेंथ क्या होगी। एमनेस के डिजिट्स टिपिकली 28x28 के होते हैं और हम यहाँ पे उसकी साइज़ प्लॉट करके भी देख सकते हैं। तो हम एक सैम्पल लेते हैं जो हमने प्लॉट करवाया था और उस सैम्पल का शेप प्लॉट करके देख लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि सैम्पल का शेप 28x28 है और 28x28 तकरीबन 786 बनता है। 784 बनना चाहिए, 784। सो हम लेटेंट की कोई डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेटेंट डायमेंशन 32 यूज़ कर रहे हैं।
कोई भी डायमेंशन यूज़ हो सकती थी, लेकिन हम इनकोड करके डेटा को 32 डायमेंशंस में लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने सीक्वेंशियल का फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर हमने इमेज को सबसे पहले फ्लैटन कर लिया, यानी 28 बाई 28 के वेक्टर के 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को लेके हमने उसे एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया जो 784 की लेंथ का वेक्टर है। उसके बाद हमने एक डेंस लेयर लगाई। चूँकि ऑटो इनकोडर में हम हमेशा हायर डायमेंशन से हर हिडन डायमेंशन में इनकोड करते हुए लोअर डायमेंशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारी जो डेंस लेयर है, जो पहली फुली कनेक्टेड लेयर है, उसके अंदर हमने 512 न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद ये एक नॉन लीनियर ऑटो इनकोडर है, हमने लीकी रीलो की लेयर लगा दी। अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने लीकी रीलो को इंपोर्ट कराया था, जिसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म LR यूज़ किया था। तो ये लीकी रीलो की लेयर लग गई, यानी जो इनपुट आई है x, उसको पहली लेयर में जो वेट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा W ट्रांसपोज x, और उसके ऊपर हम एक लीकी रीलू की नॉन एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देंगे। देन हमने ड्रॉप आउट लगाया है। ड्रॉप आउट की हम डिस्कशन गुज़िश्ता टॉपिक्स में कर चुके हैं कि ड्रॉप आउट हमें रेगुलराइजेशन में हेल्प करता है और ओवर फिटिंग से बचाता है। उसके बाद हमने दोबारा एक डेंस लेयर लगाई और 512 से हम हायर से हाफ डायमेंशन पे आ गए 256 पे। एक और लीकी रीलो की एक्टिवेशन है, दोबारा ड्रॉप आउट, उसके बाद फिर हाफ डायमेंशन 128, फिर लीकी रीलो, फिर ड्रॉप आउट, फिर उसकी हाफ डायमेंशन 64, फिर लीकी रीलो, फिर ड्रॉप आउट, और उसके बाद फिर हाफ डायमेंशन उसे 64 से 32 पे ले आएगी। यहाँ पे हमने आइटरेटिवली डायमेंशन हाफ करते गए। इसको हाफ करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्ट 512 से 128 पे भी आ सकते थे, लेकिन टिपिकली प्रोग्रेसिव स्पेशल डायमेंशन को रिड्यूस किया जाता है ताकि लर्निंग बेहतर हो सके। और ये जो हमारी लेटेंट डायमेंशन आई है उस पर भी लीकी रीलू लगा दिए। तो अब यहाँ पे हमारा इनकोडर कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक सीक्वेंस के अंदर हमने ये लेयर्स को जोड़ दिया है, और सीक्वेंस में जोड़ने के लिए हमने सीक्वेंशियल का फंक्शन यूज़ किया, और इस तरह से हमारा एक इनकोडर बन गया है। इस कोड ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया और हमारा इनकोडर तैयार है। डिकोडर के अंदर टिपिकली, इट्स नॉट नेसेसरी बट टिपिकली इनकोडर का ऑपोजिट यूज़ होता है, यानी जो कुछ इनकोडर में किया था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डिकोडर में। सो वी स्टार्ट विद अ लेटेंट डायमेंशन ऑफ 32 और हमने डेंस लेयर 64 की बनाई है। 32 से 64 पे गए, लीकी रीलू, ड्रॉप आउट, फिर 64 से 128 की डेंस लेयर, सेम लीकी रीलू, ड्रॉप आउट, 128 से 256 की लेयर, 256 से 512, 512 से 784 की डेंस डायमेंशन पे चले जाएंगे। 784 बिकॉज 28 टाइम 28 इज 784 जो हमारी इनपुट डायमेंशन थी, और आखिर में हमने सिग्मॉइड एक्टिवेशन लगा दी है। और जो हमारी डेंस रिप्रेजेंटेशन आई है 784 का जो वेक्टर आया है, जो फ्लैटेंड वेक्टर है, उसको हमने रीशेप करके 28 बाई 28 में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारा इमेज यहाँ रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ये हमारा डिकोडर भी कंप्लीट हो गया। हम इस कोड ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इनकोडर भी बन गया, डिकोडर भी बन गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटो इनकोडर बनेगा, अदरवाइज तो ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने अपना इमेज लोड किया जो 28 बाई 28 डायमेंशन का था। उस इमेज को हमने इनकोडर को दिया। इनकोडर सबसे पहले उसे फ्लैटन करेगा और उसके एक लेटेंट वेक्टर जनरेट कर देगा। वो लेटेंट वेक्टर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। उस लेटेंट वेक्टर को हमने डिकोडर को फंक्शन को पास किया, यहाँ पे जो हमने डिकोडर का बनाया था, और उस डिकोडर को जब हमने पास किया तो डिकोडर से आउटपुट जनरेट हो जाएगा, यानी डिकोडर उस लेटेंट वेक्टर को लेगा, फॉरवर्ड पास करेगा, तो 784 का वेक्टर आएगा, जिसके बाद 28 बाई 28 की रीशेप होकर इमेज आ जाएगी। और ये जो पूरी चीज़ है, यानी इनपुट से लेकर आउटपुट तक, ये हमारा मॉडल है। तो मॉडल के अंदर इनपुट इज़ इमेज एंड आउटपुट इज़ दिस आउटपुट। इस तरह से मॉडल के फंक्शन को हमें बताना होता है कि कौन सा वेरिएबल में इनपुट मौजूद है, कौन से में आउटपुट है, और इस तरह से जोड़ के एक मॉडल बन जाता है। तो अब इस मॉडल के अंदर इनपुट भी इनकोडर भी मौजूद है और डिकोडर भी मौजूद है। अब इस मॉडल को हमें कंपाइल करना है, और कंपाइल करते वक्त हमें बताना है कि हम इसकी ट्रेनिंग के लिए ऑप्टिमाइज़र कौन सा यूज़ करेंगे।
जैसे कि गुज़िश्ता टॉपिक्स में हमने बहुत से ऑप्टिमाइज़र्स देखे थे, जिसमें एडम भी मौजूद था, जिसमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट मौजूद था, जिसमें नेस्ट्रॉफ मौजूद था। हम यहाँ पे एन एडम को यूज़ कर रहे हैं और लॉस के तौर पे हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज़ की हुई है। हम कोई रिकंस्ट्रक्शन एरर भी यूज़ कर सकते थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे बाइनरी एंड क्रॉस एंट्रोपी यूज़ हुई हुई है। इस तरह से हमारा मॉडल तैयार होगी और कंपाइल भी होगी। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज कि हम इस मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। हम इसको 5 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे। आप इसको 100 ईपॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा ईपॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, बट इस एग्जांपल में इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम इसे 5 ईपॉक्स के लिए ट्रेन करवाएंगे। हम इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग के कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक सैम्पल को सिंपली प्लॉट करें विजुलाइजेशन के लिए। फिर हम टेस्ट सेट में से कुछ रैंडम सैम्पल्स उठा लेते हैं। हम आउटपुट को क्लियर करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इमेजेस को शो करवा रहे हैं। ये हमें बताएगा कि शुरू में टेस्ट सैम्पल के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस क्या है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग का सबसे अहम लाइन ऑफ कोड है, ये मॉडल डॉट फिट है। बेसिकली ट्रेनिंग के लिए आपको मॉडल डॉट कंपाइल करने के बाद मॉडल डॉट फिट कॉल करना पड़ता है, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि ट्रेनिंग सेट कौन सा है और उसकी लेबल्स क्या हैं। चूँकि ऑटो इनकोडर है तो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम ही हैं। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक्स ट्रेन होता है और यहाँ पे वाई ट्रेन होता है, पर वाई ट्रेन भी एक्स ट्रेन ही है और बाकी का सारा कोड सिर्फ विजुलाइजेशन का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑटो इनकोडर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता जा रहा है। इसको मैं स्टॉप करके दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करता हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप देख सकें कि शुरू में क्या था और फिर क्या हुआ। पहले इसने ब्लरी इमेजेस जनरेट किए। ये पहला ईपॉक हमारा ख़त्म हो गया। ये अब दूसरा ईपॉक शुरू हुआ है और दूसरे ईपॉक के ख़त्म होने के बाद वो उसने आउटपुट को क्लियर करवाया और आउटपुट को क्लियर करवा के फिर हमें रिज़ल्ट शो करें। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ जनरेट करना शुरू हो गया है। अब ये तीसरा ईपॉक कंप्लीट हो रहा है और हम देखते हैं कि जो ब्लरीनेस थी वो कम होती जा रही है और इमेजेस बेहतर हो रहे हैं। बट अभी भी ये 5 जो है इतना अच्छा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है और 8 और 5 में कोई कन्फ्यूजन मौजूद है। नाउ वी कैन सी कि कुछ और बेहतर रिकन्स्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पे 2 की रिकन्स्ट्रक्शन में थोड़ा सा एरर मौजूद है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर रिकन्स्ट्रक्शन हो गई है। बट जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम सिर्फ 5 ईपॉक्स तक ट्रेन करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो ये 5 ईपॉक्स तक ट्रेन हो चुका है और उसके बाद इस किस्म की रिकन्स्ट्रक्शन ये ऑटो इनकोडर कर रहा है। ये तो एक अनसुपरवाइज मैनर में हमने ऑटो इनकोडर ट्रेन करवा लिया है। अब इसी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। इमेज इन्हांसमेंट करने के लिए हम एक और नोटबुक को ओपन करेंगे। तो एक और नोटबुक को अपलोड करवाते हैं जिसमें इमेज इन्हांसमेंट होगी। ये गूगल कोलैब में हमारी नोटबुक ओपन हो गई है। इसके अंदर हम इमेज डीनॉइजिंग करवाएंगे और यहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स की बजाय कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की मदद से एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे जिससे हम इमेज डीनॉइजिंग करवाएंगे। अगेन हमने टेंसर फ्लो को यूज़ किया है। टेंसर फ्लो के डेटा सेट से हमने फैशन एमनेस का डेटा सेट इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे कोलैब हमें कह रहा है कि आपने बहुत सारे सेशंस खोल दिए हैं। फ्री में कोलैब हमें बहुत सारे सेशंस नहीं खोलने देता। इस तरह का मैसेज आए तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपली मैनेज सेशंस पे जाएं और जो पिछला वाला सेशन था उसे डिलीट कर दें। अब हम इसे चला सकते हैं। मोस्ट लाइकली कोलैब हमें इसे एग्जीक्यूट करने देगा। अब चूँकि हम सेशन टर्मिनेट कर चुके तो एक नया सेशन बनेगा और ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा पहला सेल एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब फैशन एमनेस का डेटा सेट इंपोर्ट हो गया। अब इस फैशन एमनेस के डेटा सेट को लोड करेंगे जिसके अंदर से हमें ट्रेनिंग और टेस्ट इमेजेस मिल जाएंगे। जो ट्रेनिंग और टेस्ट लेबल्स हैं उसको हम लोड नहीं करवा रहे क्योंकि हमें किसी किस्म की कोई क्लासिफिकेशन नहीं करवाई। इसलिए वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को हमने लोड नहीं करवाया।
और इसके अंदर से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ प्लॉट करके देख लेंगे। ये डेटा सेट इस वक्त लोड हो रहा है और ये डेटा सेट हमारा लोड हो चुका है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो इमेजेस के अंदर मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 255 है। यानी ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं जिसके अंदर हर पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 के रेंज में मौजूद है। कुछ इमेजेस को प्लॉट करके देखते हैं कि इस डेटा सेट के अंदर किस तरह के इमेजेस मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने मैट प्लॉट लिब का सहारा लिया, जिससे के अंदर हमने पाई प्लॉट को इंपोर्ट करवा दिया PLT, और PLT की से हमें IM शो का फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने IM शो का फंक्शन फॉर लूप में कॉल किया है, जिसमें हमने एक ग्रिड के अंदर 5 रोज़ और 10 कॉलम्स की ग्रिड के अंदर हमने कुछ सैम्पल्स प्रिंट कराए। ये फैशन एमनेस का डेटा सेट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिजिट्स की बजाय क्लोथ्स हैं, यहाँ पे शर्ट्स हैं, क्लोथ्स भी हैं, और भी जो फैशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। क्लोथ्स हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, ट्राउज़र्स हैं, जैकेट्स एंड सो ऑन। अब इस डेटा सेट के चूँकि हमें पता था कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कंप्यूट हो चुकी है, मैक्सिमम 255 है, तो सिमिलरली हमने इसको 255 से डिवाइड करके नॉर्मलाइज़ कर दिया है। नॉर्मलाइज़ करने के बाद हमने इसके शेप प्रिंट करवा के देख लिए। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ट्रेनिंग के 60,000 सैम्पल्स लोड हुए हैं और टेस्टिंग के 10,000 सैम्पल्स लोड किए। यहाँ पर भी इमेज की डायमेंशन 28x28 ही मौजूद है। अब इस डेटा सेट के अंदर हम खुद से नॉइज़ ऐड करेंगे और फिर एक ऑटो इनकोडर बनाएंगे जो इस नॉइज़ को रिमूव कर सकें। सो सबसे पहले हमने नॉइज़ जनरेट करी है, तो हमने नॉइज़ का फैक्टर रखा है 0.4 और हमने टेंसरफ्लो के अंदर रैंडम फंक्शन यूज़ करते हुए रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक नॉइज़ी इमेज क्रिएट करवाया है, जिसको नॉइज़ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ट्रेनिंग सेट के अंदर ऐड करवा लिया है। तो इस तरह से सारे ट्रेनिंग सैम्पल्स नॉइज़ी ट्रेनिंग सैम्पल्स हो जाएंगे। इसी तरह से सारे टेस्ट सैम्पल्स नॉइज़ी टेस्ट सैम्पल्स हो जाएंगे। और इसको ऐड कराने की वजह से अगर हमारे नंबर्स की वैल्यूज़ सर्टेन रेंज से बाहर चली जाए, यानी 0 से 1 की बजाय 1 से बड़ी हो जाए, तो हमने यहाँ पे क्लिपिंग करवा ली और बता दी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। जो वैल्यू नॉइज़ ऐड करने से 1 से एक्सीड करी है उसको क्लिप करके वो 1 पे ले आएगा। और हम कुछ नॉइज़ी सैम्पल्स उसके बाद प्रिंट करके देख रहे हैं कि डेटा सेट के साथ नॉइज़ ऐड करने के बाद क्या हुआ है। इट सेज PLT इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने कोई कमांड, ये वाली कमांड हमें सबसे पहले रन करनी है ताकि PLT डिफ़ाइन हो जाए। PLT डिफ़ाइन हो गया, कुछ सैम्पल्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हमने करवा ली और अब जब हम इस सेल को करते हैं तो ये नॉइज़ी सैम्पल्स हैं। सो ये ओरिजिनल इमेज था और ये इतनी नॉइज़ ऐड होने के बाद पूरा ही गायब हो गया, यानी बहुत सिग्निफिकेंट नॉइज़ इसमें ऐड हो चुकी है। अब सवाल ये कि क्या ऑटो इनकोडर इतने नॉइज़ी इमेज से वापस से एक्चुअल डेटा रिकंस्ट्रक्ट कर पाएगा या नहीं, उसको हम ऑटो इनकोडर ट्रेन करके देखते हैं। सबसे पहले मॉडल बिल्ड करते हैं। तो मॉडल को हमने नाम दिया नॉइज़ रिड्यूसर, जिसके अंदर एक इनकोडर होगा, एक डिकोडर होगा। इनकोडर की इनपुट में 28x28 का इमेज आ रहा है। पहली लेयर एक 2D कॉन्वोल्यूशन की लेयर है, जिसके अंदर हमने रीलू की एक्टिवेशन यूज़ करी है, स्ट्राइड 2 यूज़ करी है। स्ट्राइड 2 यूज़ करने का मतलब 28x28 का इमेज हाफ रेस का हो जाएगा, विच इज़ 14x14। और हमने 3x3 की कॉन्वोल्यूशन यूज़ करी और ऐसे 16 फ़िल्टर्स हमने यूज़ करें। सेकेंड लेयर के अंदर भी हमने कॉन्वोल्यूशन यूज़ करी है, अगेन हमने 3x3 की कॉन्वोल्यूशन की यूज़ करी है और 8 फ़िल्टर्स यूज़ करें। और हमने दोबारा से स्ट्राइड 2 यूज़ करी है। इसका मतलब जो डायमेंशन है वो 14x14 से 7x7 पे चली जाएगी। तो 7x7 इज़ 49, 49 इंटू 8 डायमेंशन का हमारे पास लेटेंट वेक्टर आएगा। उस लेटेंट वेक्टर को हमने डिकोडर को से अब हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे। तो हमने उसके अंदर ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन यूज़ की है, जिसके अंदर अगेन 8 फ़िल्टर्स हैं जिनकी डायमेंशन 3x3 है, स्ट्राइड 2 है, रीलू एक्टिवेशन है और इनफ पैडिंग हमने कराई हुई है।
तो यू कैन सी कि जो कॉन्वोल्यूशन थी लास्ट और जो फर्स्ट ट्रांसपोज कॉन्वोल्यूशन है ऑफ डिकोडर वो सिमिलर है। इसी तरह से जो इनकोडर की सेकंड लास्ट कॉन्वोल्यूशन थी उसी को देखते हुए डिकोडर की सेकंड कॉन्वोल्यूशन लेयर बना दी है। 16 फिल्टर्स ऑफ 3x3 dimensions with stride to ReLU activation and enough padding to make sure the dimension remains unchanged or dimension is not affected by the size of the filters. And finally जो convolution layers है उसके अंदर टोटल एक ही dimension हमें चाहिए। कर्नल अगेन 3x3 है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन इस्तेमाल की, इस तरह से इमेज रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और अब हमने अपने इनपुट को यहाँ पे हमने जब कॉल करेंगे x तो x हमेशा इनकोड होगा, लेटेंट वेक्टर आएगा जो इनकोडेड वेक्टर है, इनकोडेड वेक्टर को डिकोडर को भेजेंगे, उससे डिकोडर वेक्टर आ जाएगा और इसलिए हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी। सो ये हमने जो क्लास बनाई है क्लास नॉइस रिड्यूसर, उसके दो फंक्शंस हैं, इनिशलाइजेशन जिसमें मॉडल इनिशलाइज हो जाता है और उसका एक कॉल का फंक्शन है जिससे मॉडल का फॉरवर्ड पास हो जाता है, बोथ इनकोडर एंड डिकोडर। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नॉइस रिड्यूसर का हमने फंक्शन कॉल किया तो हमें एक मॉडल क्रिएट होके मिल गया। इस मॉडल को कॉन्फ़िगर करते हैं यानी इसे कंपाइल करते हैं विथ एन एडम ऑप्टिमाइज़र एंड MSC लॉस और फिर इसका फिट का फंक्शन कॉल करते हैं। इस फिट के फंक्शन को कॉल करने से ये ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ़ इपॉक्स जिसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं वो 2 हैं, तो इसको 2 इपॉक्स के लिए हम ट्रेन करवाते हैं। तो ये फर्स्ट इपॉक ख़त्म हो और अब ये सेकेंड इपॉक की तरफ जा रहा है। While it is training, just to recall, epochs is when the entire data set pass through the network once. और ये सेकेंड इपॉक भी ट्रेन हो गया। अब देखते हैं कि ये इस नॉइज़ रिड्यूसर ने क्या सीखा है। सो इसको चेक करने के लिए हम टेस्ट इमेज में से कुछ नॉइज़ी सैंपल इसको इनकोडर को भेजेंगे। इनकोड होने के बाद ऑटो इनकोडर के इनकोडर से गुजरने के बाद वो इनकोडेड इमेजेस बन जाएंगे। इनकोडेड इमेजेस को हम फिर डिकोडर को भेजेंगे और वो डिकोडर से गुजरने के बाद डिकोडेड इमेजेस आ जाएंगे और उन डिकोडेड इमेजेस को हम फिर प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्लॉटिंग का कोड है जिससे हम प्लॉट करें। अगेन सेम प्लॉट का फंक्शन यूज़ हुआ है। सब प्लॉट है, टाइटल से हम टाइटल जनरेट करेंगे और IM शो से हम इसे प्लॉट कर देंगे। और हमने इसमें n टाइम्स ये फॉर लूप चलाया विच इज़ n is 10, यानी 10 कॉलम्स जनरेट होंगे और हर कॉलम के 10 कॉलम की हमने 3 रोज़ जनरेट किए हैं। तो इसको भी रन कर देते हैं। इसको रन करने से हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ओरिजिनल इमेज इस तरह का था, रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज के अंदर कुछ भी नहीं आया है, सबके ग्राउंड ट्रूथ ये था। इसका मतलब इस ऑटो इनकोडर ने अभी ये नहीं सीखा है कि किस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन की जा सकती है और उसकी वजह यह है कि अभी हमने जो 2 इपॉक्स यूज़ करें उसमें लॉस बहुत हाई है और हमने जो नॉइज़ इस्तेमाल की थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम नॉइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं या नॉइज़ को वहीं रहने देते हैं। इस ऑटो इनकोडर को मज़ीद कुछ इपॉक्स के लिए ट्रेन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर ऑफ़ इपॉक्स को 2 से 20 कर देते हैं। और एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि हमारी रन टाइम हमारे पास GPU मौजूद है, तो GPU में हम इसे 20 इपॉक्स के लिए ट्रेन करवा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये कोई बेहतर रिकन्स्ट्रक्शन कर पाएगा। वी कैन सी कि बिटवीन द इपॉक्स लॉस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ट्रेनिंग लॉस भी कम हो रहा है, वैलिडेशन लॉस भी कम हो रहा है, बट स्टिल बोथ द लॉसेस आर क्वाइट हाई। तो 3.17 से लॉस डिक्रीज़ होकर 3.177 से 170 पे गया है। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग हमें ये बता रही है कि हमने जो डेटा जनरेट किया है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट डेटा सेट है जिस पे ऑटो इनकोडर करेक्टली ट्रेन नहीं हो पा रहा। तो इसको हम यहाँ रोकते हैं और हम डेटा सेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम नॉइज़ के मैग्नीट्यूड को 0.1 कर देते हैं और दोबारा से सैम्पल्स जनरेट करते हैं।
Still the samples are really noisy. 0.01 के स्केल से नॉइज़ जनरेट करवा के देखते हैं। ये कुछ नॉइज़ी सैम्पल्स हैं जिसके अंदर नॉइज़ का मैग्नीट्यूड एक सिग्निफिकेंटली हाई है, बट स्टिल नॉट टू हाई कि ऑटो इनकोडर ट्रेन ना हो सके। अब इस डेटा सेट के ऊपर हम दोबारा से ट्रेनिंग अटैम्प्ट करते हैं और अब हम 20 ईपॉक्स की बजाय सिर्फ 5 ईपॉक्स तक की ट्रेनिंग करते हैं। हमारा लॉस 3.17 से गिर के 3.16 हो गया है। लॉस कोई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन हम कुछ सैम्पल्स जनरेट करके देखते हैं ये ऑटो इनकोडर ने कुछ लर्न किया या नहीं किया। फाइव ईपॉक्स में भी ऑटो इनकोडर कोई ख़ास लर्न नहीं कर पाया। इसको हम 200 ईपॉक्स के लिए ट्रेनिंग पे छोड़ देते हैं और फिर कुछ देर बाद ये देखेंगे कि ऑटो इनकोडर ने कितनी लर्निंग कर ली है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल नॉइज़ी इमेजेस से उनसे जो इमेज रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उसमें काफ़ी हद तक नॉइज़ रिमूव हो चुकी है। तो पहली रो में हमें ओरिजिनल नॉइज़ी इमेजेस नज़र आ रहे हैं और दूसरी रो में हमें रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस नज़र आ रहे हैं, जिनको जब हम ग्राउंड ट्रूथ से कंपेयर करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक नॉइज़ रिमूव्ड नज़र आ रही है। कुछ फीचर्स रिकंस्ट्रक्ट नहीं भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट पे जो ली लिखा था वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सारी नॉइज़ रिमूव हो गई है। इसी तरह से शर्ट का टेक्सचर, जो चेकर टेक्सचर था वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, लेकिन शर्ट की आउटलाइन रिकंस्ट्रक्ट हो सकी है। यहाँ पे ट्राउज़र काफ़ी अच्छी रिकंस्ट्रक्ट हो चुकी है एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ी इमेजेस हों तो आप ऑटो इनकोडर ट्रेन करवा सकते हैं, जिसमें आप इनपुट पे नॉइज़ी इमेजेस देंगे, आउटपुट पे ग्राउंड ट्रूथ के क्लीन इमेजेस देंगे और उनकी मदद से ऑटो इनकोडर ये सीख जाएगा कि इमेज के अंदर डी नॉइजिंग कैसे की जाती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ इमेज इन्हांसमेंट हम ऑटो इनकोडर्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बोथ यूजिंग न्यूरल नेटवर्क एज वेल एज फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। इस एग्जांपल में हमने एक सिंपल सा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का इंकोडर और डिकोडर यूज़ किया है। उनकी लेयर्स को बढ़ा के भी ऑटो इनकोडर्स को और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है ताकि वो और बेहतर परफॉर्म कर सके और जो फीचर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए उन्हें भी वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके। तो आप अपने पर्सनल टाइम में इस एग्ज़ाम्पल को मज़ीद मॉडिफाई करके, इससे प्ले अराउंड करके ऑटो इनकोडर को बेहतर तौर पे सीखने की कोशिश करें।